compare the acidity of phenol and isomeric nitrophenol, মানে ফেনল এবং নাইট্রোফেনলের সমাবয়ব যৌগের আম্লিকতার তুলনা করো। ওকে, তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করব, ফেনল মানে बेंजीन रिंग के साथ OH, बेंजीन रिंग के साथ जब OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम फेनॉल कहेंगे। ये वाला हो गया फेनॉल, ये वाला बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो, और तुमको दिखाई देने से दिक्कत है तो तुम इस साइड पे चले जाओ, वो यहाँ पे चला है। ठीक है ना? नहीं नहीं, दिक्कत होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है तुमको। ये यहाँ पे बैठोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम को तो ये वाला हो गया, फेनॉल हो गया ना। ठीक है, अभी नाइट्रोफेनॉल मतलब फेनॉल तो रहेगा, ये तो OH ग्रुप रहेगा। अब हमको क्या मालूम है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो गया सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, अभी इस सेंट्रल एटम का फर्स्ट लेफ्ट मतलब ये वाला और फर्स्ट राइट ये वाला, कोई भी, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो ये जब ऑर्थो हो जाएगा, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले आओ, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा। अभी तुम इसको ऑर्थो पकड़ोगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का फर्स्ट लेफ्ट और फर्स्ट राइट हो गया ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन का बाद का नेक्स्ट पोजीशन मेटा, उसके बाद पैरा। तो यहाँ पे तो सिर्फ OH ग्रुप ही है, तो इसका नाम फेनॉल हो गया। ये कंपाउंड 1 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को OH का जो एकदम नियरेस्ट पोजीशन है वहां पे बिठाएंगे, एकदम नियरेस्ट पोजीशन यहाँ पे। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑर्थो पोजीशन में NO2 है तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल कहेंगे हम इसको। तो ऑर्थो को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल होगा। बात मत करो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, जब मैं पूछूंगा तब बोलो। हाँ ठीक है, अब कुछ तुमको कुछ गुस्सा आ गया तो अंदर में रख देना। ठीक है, नहीं तो मैं गुस्सा करूंगा, बाहर चला है। ठीक है, जब तुमको बोलूंगे, मैं पूछूंगा कोई क्वेश्चन तब तुम आंसर देना। ठीक है, सबको मैं बोला, और बाद बाकी टाइम तुम साइलेंट रहना, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो ये वाला वही हो गया। इसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन में तो ऑलरेडी NO2 है, तो अभी ये मेटा पोजीशन में NO2 चला आता है। तो मेटा पोजीशन में जब NO2 आता है तो हम क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है ना? दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है ना? ठीक है, अभी OH का 180 एंगल में और एक पोजीशन है जिसको हम पैरा कहते हैं। तो यहाँ पे NO2 जब चला आएगा तो हम उसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या बच्चे लोग, दिखाई दे रहा है क्या? तो ये वाला कंपाउंड 1 है, ये वाला कंपाउंड 2 है, ये वाला कंपाउंड 3 है, ये वाला कंपाउंड 4 है। पहले ड्रॉ कर लो कौन सा वाला ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, कौन सा वाला पैरा नाइट्रोफेनॉल है, कौन सा वाला मेटा नाइट्रोफेनॉल है, पहले ड्रॉ कर लो है। ड्रॉ करने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चर्चा भी करेंगे। तो हो गया फेनॉल। ठीक है, अभी फेनॉल के साथ कौन सा वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखो फेनॉल में देखो ये OH बॉन्ड है। OH बॉन्ड से कितना इजीली हम H+ आयन यहाँ से निकाल सकते हैं। जितना इजीली हम H+ आयन निकाल सकेंगे उसका एसिडिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। अभी देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जिसके जिसके पास -I इफेक्ट है, ये ग्रुप जब रहेगा तो क्या होगा, ये वाला ऐसे मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं है, ये ऑर्थो में भी हो सकता है, बीटा में भी हो सकता है, पैरा में भी हो सकता है, तीनों पोजीशन में हो सकता है। तो ये वाला ग्रुप जब फिनॉल के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींचेगा,
तो इसके बाद क्या होगा, OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ गिर जाएगा। OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ जब वीक हो जाएगा तो H प्लस आयन हमको ज्यादा मिलेगा। H प्लस आयन ज्यादा मिलेगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली फिनॉल का, नाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और minus IFA, those groups have electron withdrawing or minus IFA will enhance the acidic character of isomeric nitrophenol, because electron withdrawing group weaken the OH bond in phenol, so easily, so each more number of H plus ion will form. বাংলায় কি লিখবো, বাংলায় লিখবো কি যে ফেনলের সাথে কোন গ্রুপ যদি যুক্ত থাকে, ফেনলের সাথে কোন গ্রুপ যদি যুক্ত থাকে যাহার মধ্যে মাইনাস আই এফেক্ট আছে বা ইলেকট্রন ঘনত্বকে নিজের দিকে টানার প্রবণতা আছে, ইলেকট্রন ঘনত্বকে নিজের দিকে টানার প্রবণতা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবো EWG আছে, তাহাদের উপস্থিতির ফলে নাইট্রোফেনলের আইসোমারগুলির আম্লিকতা, বৃদ্ধি পায়। কারণ ইডব্লিউজি গ্রুপের উপস্থিতিতে ফেনলে উপস্থিত OH বন্ধনের শক্তি হ্রাস পায়। তাই সহজেই অনেক বেশি সংখ্যক H প্লাস আয়ন তৈরি হয়। যত বেশি সংখ্যক H প্লাস আয়ন তত বেশি আম্লিকতা শক্তি, যত বেশি H प्लस आयन तत बेशी आम्लिकता शक्ति, ठीक है ना। हाँ हो गया, स्वागता हो गया तुम्हारा। हाँ सर। अभी देखो ये तो होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये तो होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसका ठीक उल्टा काम ही करेगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसका प्लस इफेक्ट, ठीक है। अभी हमने बोला क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींचेगा तो OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को और दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब इजीली H प्लस आयन हमको नहीं मिलेगा, कम H प्लस आयन मिलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे एसिडिटी डिक्रीजेस, इसका रीजन हम लिखेंगे ना,
मंडे को तुमको लिखना पड़ेगा ना, ये वाला क्वेश्चन जब आएगा इजी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो तो इजी क्वेश्चन आएगा। अभी क्लास 11 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी क्लास 11 में क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस 12 का क्वेश्चन टफ होता है, 11 का क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, वेस्ट बंगाल जो स्टूडेंट है ना वो प्रीवियस वाला टेस्ट पर जो है ना वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो देख लो। देखने के बाद एस्टिमेट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन आता है, क्लास 11 का क्वेश्चन इजी है। तो हम ये आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, bond strength of which in phenol increases, so lesser number of, so it is difficult to break, Wedge bond and to release H plus ion. So acidic character, so lesser number of H plus ion are available. Huh? So lesser number of H plus ions are available. So acidic strength decrease. তাহলে লিখবো ইআরজি গ্রুপের উপস্থিতির জন্য, ইআরজি মানে ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ, মানে যাদের প্লাস আই এফেক্ট থাকে, ইআরজি গ্রুপের উপস্থিতির জন্য ফেনলে উপস্থিত ওইচ বন্ধনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই ওইচ বন্ধনকে ভেঙে H প্লাস আয়ন তৈরি করা কষ্টকর, অর্থাৎ কম সংখ্যক H প্লাস আয়ন পাওয়া যায়, তাই আম্লিকতার শক্তি হ্রাস পায়। हो गया ना ये वाला? हाँ हो गया। तो अभी समझो, तो हम जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे तो OH बॉन्ड का तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए डिफिकल्टी होगा। तो जितना एनर्जी हम पहले वाला चीज में दे रहे हैं उतना ही एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे कम H प्लस आयन मिल रहा है, तब H प्लस आयन मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ गिर गया, कम हो गया। तो योनिंग इज अ डिजीज है, थोड़ा सा पानी पी लो। जो उठाता है उसको समझ में नहीं आता तो उठा देता है, तो पानी पी लो, पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो उसको, क्योंकि तुम करोगे तो वो पास वाला लड़की की भी करेगा, वो ये चेन वाइज स्प्रेड कर जाएगा, तो उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो ऐसा होता है। देखो अभी देखो क्या है, अभी NO2 ग्रुप में बेंजीन, हम अभी चारों कंपाउंड हमने ड्रॉ किया, उसमें Na2 ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है? कौन सा वाला इफेक्ट मालूम है क्या? NO2 में माइनस आई इफेक्ट नहीं है क्या? इंडक्टिव है या नहीं है या नहीं है NO2 ग्रुप। तो हमको पहले समझना पड़ेगा जो NO2 ग्रुप है उसमें कौन सा वाला इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ कर लेगा,
तो NO2 हो गया एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये फेनॉल के साथ प्रेजेंस है, इसका मतलब फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ये बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींच रहा है ना, तो OH बॉन्ड स्ट्रेंथ तो गिर जाएगा। तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अभी NO2 का सिर्फ माइनस इफेक्ट नहीं है, इसका माइनस R इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट का जो माइनस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला आता है, तो माइनस R इफेक्ट है। इससे भी क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लो अभी जल्दी से, अभी बोलना पड़ता है क्यों, लिख लो, लिखना पड़ेगा, जल्दी लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नाइट्रोफेनॉल हमको मिला उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल से ज्यादा है। तो हम लिखेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के सापेक्षे अम्लीकतार क्रोम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है क्योंकि 1 तो फेनॉल है, उसमें कोई NO2 ग्रुप नहीं है। तो 1 लेस देन 2, 3, 4, ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल या मेटानाइट्रोफेनॉल या पैरा नाइट्रोफेनॉल, कौन सा वाला नाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है ना। हाँ, अभी ले लो, अभी इंडक्टिव इफेक्ट जब हम कंसीडर करेंगे, स्ट्रक्चर को देखो पहले, स्ट्रक्चर को पहले देखो, जो 4 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ना उसको पहले देखो। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तुम लोग स्ट्रक्चर मत ड्रॉ करना, तुम्हारा तो एक टाइम हो गया ना। तो ये हो गया नाइट्रोफेनॉल, ये हो गया फेनॉल, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये वाला डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि NO2 को हमको ऐसे ही लिखना है, तो ये वाला डायग्राम तो ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही हमको लिखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही तुमको लिखना है। तो ये पास में चले आओ ना यहाँ पे चेयर लेके। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, हमको मालूम है ना दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे आओ ना, हम देंगे, हम देंगे, ये वाला कंप्लीट कर लो, हम देंगे। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमको मालूम क्या है, हमको एक चीज तो मालूम है कि NO2 में माइनस आई इफेक्ट है, NO2 में माइनस आर इफेक्ट दोनों है। तो हमको एक टाइम माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आर इफेक्ट दोनों है, एक ही टाइम में हमको एक ही कंसीडर करना पड़ेगा। एक टाइम में पहले हम क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो कहाँ पे माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग है, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ। वो बोल रहा है कंपाउंड 2 में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है NO2 का, क्यों। हमने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पास रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा है। तो यहाँ पे NO2 देखो, OH के एकदम नजदीक में है, तो इसमें NO2 का माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, ये थोड़ा सा दूर में है, ये बहुत दूर में है। तो यहाँ पे भी NO2 खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे भी खींच रहा है, यहाँ पे भी खींच रहा है। जो एकदम पास में है उसका खींचना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा वीक है, यहाँ पे बहुत ही वीक है, और यहाँ पे तो माइनस आई इफेक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई, विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे considering, considering inductive
इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, শুধুমাত্র ইন্ডাকটিভ এফেক্টে ধরা হলে, শুধুমাত্র ইন্ডাকটিভ এফেক্টে ধরা হলে हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2, 3, 4 में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि ये वाला इससे सबसे पास है, फिर इसका इंडक्टिव थोड़ा सा कम, इसका इंडक्टिव थोड़ा सा कम, यहाँ पे एकदम ही कम। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा? 2 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, और सबसे कम हो गया 1 का। जब हम ओनली इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम रेजोनेंस कंसीडर करेंगे। रेजोनेंस वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अभी देखो रेजोनेंस वाला चीज कैसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला मैं करूँ? हाँ, एसिड वाला करूँ या कॉन्जुगेट बेस वाला करूँ? कौन सा वाला करूँ बोलो? कॉन्जुगेट बेस, दोनों ही कर सकते हैं, मालूम है क्या तुमको? कॉन्जुगेट बेस तुमको मालूम है? अच्छा, दोनों दोनों ही हम कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या हुआ? एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो क्या रह जाता है बोलो? एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो क्या रह जाता है? एसिड से प्रोटॉन को निकाल दिया, अभी क्या रह गया? बोलो। एसिड से जब प्रोटॉन निकाल देते तो जो रह जाता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। आज तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था ये जीओसी के ऊपर, हाँ क्वेश्चन मैंने भेजा था। नहीं नहीं वैसा वाला नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने भेजा था क्या? तो आज मैं दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। नहीं नहीं वेट नहीं करना, वेट नहीं करना, मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा बाद में। अभी आज ही आज दूं क्या है बाद में? मैं मालूम है तुम्हारा टारगेट क्या है, एम क्या है मालूम है, पर्पस हमारा मालूम है। अभी देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैं प्रोटॉन को हटा दूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं प्रोटॉन को हटा देता हूँ। यहाँ से प्रोटॉन को जब हटा दूंगा, ये वाला प्रोटॉन चला आएगा, चला जाएगा, तब ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन की तरफ चला आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो तो प्रोटॉन, एसिड से हम प्रोटॉन निकाल दे रहे हैं, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, तो ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, उसमें ऑक्सीजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है? NO- डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन को हम निकाल दिए, जो रह जाता है हो गया कॉन्जुगेट बेस और 2। यहाँ से भी हम सेम चीज करेंगे, यहाँ से भी प्रोटॉन को निकाल देंगे, यहाँ पे O- रह जाएगा, और यहाँ पे ये वाला NO2N डबल बॉन्ड O-, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस 3 हो गया। यहाँ से भी हमको H+ आयन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे H+ आयन, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट H+ आयन, यहाँ पे भी यही चीज होगा, O- निकल गया, N डबल बॉन्ड O-, ठीक है, प्लस H+ है, और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस 4 हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन तीनों के बीच कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि देखो हमको इक्विलिब्रियम, ये तो इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल जब साइन हम दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम का टेंडेंसी क्या है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाता है। तो हमको अभी पहचानना पड़ेगा इसके और इसके बीच कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल।
ठीक है, अभी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। कैसे होगा रेजोनेंस? मतलब रेजोनेंस मतलब क्या चीज हमने बोला ना पहले दिन, अगले दिन हमने बोला था, पिछले दिन हमने बोला था ना रेजोनेंस क्या होता है। हाँ बोला था ना हमने, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 5 हो गया। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाएगा, होगा। अभी नाइट्रोजन का वैलेंसी ऑलरेडी 1 2 3 4 हो गया। नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होता है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 2 4 1 5 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 को 4 करने के लिए पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा? ये वाला नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे भी O माइनस, ठीक है। ठीक है, ड्रॉ क्या अल्टीमेट लास्ट में करोगे ड्रॉ? तो ठीक है, अभी देखो इसका रेजोनेंस करेंगे, इसका की रेजोनेंस हो सकता है। देखो ये देखो, यहाँ पे रेजोनेंस होता है नहीं। अभी देखो एक बात चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, कोई भी ग्रुप जब मेटा पोजिशन में होता है उसका रेजोनेंस नहीं होता है। हाँ, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में रेजोनेंस होता है, मेटा पोजिशन में रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया। अभी ये पाई बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, अभी देखो यहाँ पे कोई भी एक रास्ता है जहां से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाता है, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना। तो ये तो रेजोनेंस मतलब ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे उल्टा नहीं आएगा। तो हम साफ साफ हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैंने वो वर्बली बोला क्या, मेटा पोजीशन में जो ग्रुप रहेगा वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे सचमुच रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, इसको हम रेजोनेंस प्रोसेस अप्लाई करके कर नहीं सकते। क्यों? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा ही रह जा रहा है, तो डेंसिटी नहीं कम हो रहा है। तो ये दोनों के बीच किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका या इसका? इसका हो गया, इसका हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये तो अनचार्ज है, यह तो अनचार्ज है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होके देखो क्या हुआ, हमको अनचार्ज स्पीसीज मिला ना। यहाँ पे भी सेम चीज होगा। देखो कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है। रेजोनेंस क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक भी करेगा। यहाँ से यहाँ चला आया, पाई बॉन्ड हुआ, कार्बन का वैलेंसी कितना? डबल बॉन्ड 2 2 4 1 5, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, तो इस कार्बन का वैलेंसी देखो 5 हो गया। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हुआ? देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 3 4, यहाँ पे कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, 5 हो जा रहा है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होके जो हमको को मिलेगा, ऑर्थो में जैसा स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड चला आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो अभी देखो ये ऑर्थो वाला स्ट्रक्चर, ये पैरा वाला स्ट्रक्चर देखो, और यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हुआ। ठीक है, ड्रॉप हो गया क्या? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, तो इसके नीचे ये वाला लिखना, इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखना, नहीं हो रहा है। और इसके नीचे ये वाला लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, कंपाउंड 2 और कंपाउंड 4 का रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है?
जो हमको मिल रहा है वो बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि ये वाला चीज ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और ये फोर्थ कंपाउंड है, ये भी स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अभी जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना स्टेबिलिटी होगा। तो कंपाउंड 2 अर्थो वाला, कंपाउंड 4 पैरा, वो दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है। अभी रेजोनेंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कंपाउंड 2 में भी रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड 4 में भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ओनली रेजोनेंस को हम कंसीडर करेंगे तो कंपाउंड 2 और कंपाउंड 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। और कंपाउंड 3 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल। तो अभी लिखेंगे क्या, अभी लिखेंगे कंसीडरिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, कंसीडरिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप में रेजोनेंस इफेक्ट के विचार को ले, NO2 গ্রুপে রেজোনেন্সে বিচার করলে আমরা লিখতে পারি কনসিডারিং রেজোনেন্স ইফেক্ট of NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कंपाउंड 2 मतलब ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, कंपाउंड 4 पैरा नाइट्रोफेल, ये दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अभी दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, क्योंकि रेजोनेंस कौन सा कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट का एक ऑर्डर है, इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इस ग्रुप का थोड़ा सा कम है, बट रेजोनेंस का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। बट और एक इफेक्ट है जो क्लास 11-12 में डिस्कस नहीं होता, उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, जो रेजोनेंस इफेक्ट का ऑर्डर एक्सप्रेस कर सकता है। जो रेजोनेंस इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट को हम रिप्लेस करके उसका एक नया नाम है, उसको देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। 11-12 में उसका कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ ना उसमें एक डाउट, ज्यादा डाउट चला है, इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, 4 कंपाउंड में दोनों कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, उसका मतलब वो दोनों कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट है, तुल्यांक। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। हाथ में टाइम कम है इसलिए हमको ऐसे ही बोलना पड़ रहा है, कंपाउंड 2 इक्विवेलेंट कंपाउंड 4। ठीक है, हाँ, इसके बाद चले आएंगे क्या कंपाउंड 3, इसके बाद कंपाउंड 1। ठीक है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे, दोनों का भी मिलाएंगे ओवरऑल। तो लिखेंगे क्या ओवरऑल ऑर्डर दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब सामने क्या आएगा, सामने आएगा क्या 2 का। देखो पहले वाला जो ऑर्डर था इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पे 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ 4 से बहुत ही ज्यादा था, हाँ? और यहाँ पे 2 का रेजोनेंस 4 से सेम है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 4 से ज्यादा होगा, तो 2 greater than 4 greater than 3 greater than 1। अब तुम लोग बोलोगे कि 3 में तो इंडक्टिव इफेक्ट था, हाँ 3 में तो इंडक्टिव इफेक्ट था, बट क्या है रेजोनेंस इफेक्ट एक ऑर्डर है, स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या रेजोनेंस इफेक्ट, नीचे तुम लिख सकते रेजोनेंस इफेक्ट ग्रेटर देन हाई पर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ग्रेटर देन ऑर्थो इफेक्ट
ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक लास्ट में, एकदम लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट चला आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ये डोमिनेट कर सकता है। तो जहां पे रेजोनेंस इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल ऑर्डर हमने लिख लिया। ये क्या सही है? ये क्या सही है? ये ऑर्डर सही है? तो नहीं है, गलत, सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बोलूंगा क्यों गलत। मैक्सिमम लोग यही ऑर्डर लिखेंगे, मैक्सिमम लोग यही ऑर्डर लिखेंगे, बट ये तो गलत है। क्यों? क्यों गलत? क्वेश्चन में ये आएगा, लिखेंगे सब यही। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में तो यही लिखेंगे। जिनमें घर में प्रैक्टिस करेंगे तो मैं जो लिख रहा हूँ अभी वो लिखेंगे। अभी सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ लिखना भी पड़ता है। कुछ लिखोगे तो दिमाग में आएगा क्या ऐसे। अभी मैथ तुम देख के जाओगे तो कुछ नहीं लिख सकते हो। एग्जाम के पहले मैथ तुम देख रहे हो ऐसे, कुछ नहीं लिख सकोगे एग्जाम के बाद। तो कुछ कुछ चीज लिखना पड़ता है। तो लिखने से क्या होता है, वो जस्ट यहाँ पे चला आता है या हार्ड डिस्क में चला आता है, तो तुम एग्जाम के टाइम लिख सकते हो। तो कुछ कुछ चीज एग्जाम के पहले भी लिखना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ओवरऑल ऑर्डर अभी क्या होगा, NO2 का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करेंगे, कंपाउंड 2 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। देखो कंपाउंड 2 का स्ट्रक्चर भी देख लो। कंपाउंड 2 का स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, OH NO- डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड 2 है ना। हाँ, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ, किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन विथ फॉन। फॉन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, होता है नहीं होता है? तो अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन रहेगा। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं या डाइपोलर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल हो गया, नेगेटिव पोल के साथ पॉजिटिव पोल। सिर्फ यही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, डाइपोलर अट्रैक्शन। नीचे लिखेंगे due to presence of dipolar attraction, जिसका और एक नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्योंकि देखो OH के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को हम ऑर्थो कह सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ये पोजीशन को हम ऑर्थो कह सकते हैं ना। इसीलिए जो ऑर्थो जो ऑर्डर हमने लिखा ना है, इसीलिए जब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम ऑर्थो इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये डाइपोलर अट्रैक्शन का और एक नाम क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। So due to the presence of dipolar attraction ortho effect, releasing tendency of H plus ions from orthonitrophenol reduces compared to para-nitrophenol. Compared to তাহলে লিখবো যে দ্বিমেরু আকর্ষণের উপস্থিতি বা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবো অর্থ এফেক্ট। দ্বিমেরু আকর্ষণের উপস্থিতি ব্র্যাকেটে লিখবো অর্থ এফেক্ট। তার জন্য অর্থোনাইট্রোফেনলের H প্লাস আয়ন নিঃসরণ করার ক্ষমতা বা তৈরি করার ক্ষমতা, নিঃসরণ বা তৈরি করার ক্ষমতা প্যারানাইট্রোফেনলের তুলনায় কম। সো অ্যাসিডিক
strength of para product greater than ortho product. तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है और डाइपोलर इंटरेक्शन है। इससे क्या हो रहा है, देखो ये अट्रैक्शन जब है तब देखो, तो पहले तो NO2 तो खींच रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। अभी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया मतलब इसको छोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले जो एसिडिक स्ट्रेंथ था उससे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना। तो पहले हमने क्या बोला था, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट हम क्या देखें अभी पैरानाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऑर्डर अभी चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 4, मतलब पैरानाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद कंपाउंड 2, उसके बाद कंपाउंड 3, उसके बाद कंपाउंड 1। There are intermolecular hydrogen bonding here, intramolecular hydrogen bonding opposes the release of H plus ion within bracket proton, full stop, and hence acidity decreases. Hence acidity of ortho system decreases. So acidic strength of it is slightly lower than the expected value. This is known as ortho effect. This is known as ortho effect. Hence acidity of ortho system লিখবো কি যে এক্ষেত্রে আণবিক হাইড্রোজেন বন্ডের উপস্থিতি থাকার দরুন, এক্ষেত্রে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ডের উপস্থিতি থাকার দরুন, পুরো ভালো করে দেখতে হবে নাহলে হবে। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ড আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ডের উপস্থিতির দরুন H প্লাস আয়ন ব্র্যাকেটে প্রোটন, H প্লাস আয়ন ব্র্যাকেটে প্রোটন তৈরি হওয়াকে তৈরি হওয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাই অর্থ সিস্টেমের আম্লিকতা আশানুরূপ মানের তুলনায় কম। ইহাকেই অর্থ এফেক্ট বলে। अभी तुम लोग थोड़ा सा पानी पी और कारो যদি খিদে পায় তবে এটা জুস খেতে পারে।
अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम compare the acidity of the following compounds. फर्स्ट जो पॉइंट है कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 में देख ले हम ऑर्थो मेटा मेटा पोजीशन में यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे NO2 तो सिमिलर है। तो NO2 का कोई कंट्रीब्यूशन या कोई हम जजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि तीनों कंपाउंड में NO2 का पोजीशन सेम ही है। ठीक है, अभी हम तो जो अभी जो बाकी जो पोजीशन है यहाँ पे सोच ले। ठीक है, ये NO2 ये तो अभी देख ले इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंसीडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट को अभी पकड़ ले, इंडक्टिव इफेक्ट को अभी पकड़ लेंगे तो क्या होगा देखो, इंडक्टिव इफेक्ट तो ये पैरा का इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम है, ये ऑर्थो का इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है और ये मेटा का इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम है। अभी एस3 मेटा पोजीशन मैंने तो पहले ही बोला, एक चीज बोला, मैंने बोला मैं जो बोला वो क्या ठीक है या मैं उसको कंफ्यूज कर दे रहा हूँ, मैंने वो पहले बोला क्योंकि मैं ऐसा बात बोलूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब कंफ्यूज होने के बाद मैं क्लियरिफाई करूंगा तो बिल्डिंग ज्यादा मजबूत होगा। अभी देखो तो ये वाला पैरा है, पैरा पोजीशन में NO2 है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, और ये OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन में है ऑर्थो, और वे OH के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन में है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को जब हम कंसीडर करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन सबसे पहले आएगा, तो 1 greater than 3 greater than 2 1 सॉरी 1 नहीं 2 greater than 3 greater than 1 ये इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करके आया क्योंकि ये वाला देखो ये OH और NO2 का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम, और यहाँ पे देखो एकदम पास है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस देख लो मेगा, ये तब टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ना एग्जाम में तो देखना तो पड़ेगा, और अभी नहीं देखोगे तो अच्छी तरह से तो बाद में तो दिक्कत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इंडक्टिव ले लिया, अभी कंसीडरिंग रेजोनेंस इफेक्ट, कंसीडरिंग रेजोनेंस इफेक्ट, अभी रेजोनेंस इफेक्ट को भी लेंगे। अभी देखो तो NO2 पैरा पोजीशन में इस पे रेजोनेंस होगा ना, यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे NO2 मेटा पोजीशन में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, तो रेजोनेंस occurs at ortho and para, রেজোনেন্স কোথায় হচ্ছে, রেজোনেন্স অর্থ এবং প্যারা পজিশনে হচ্ছে। तो अभी रेजोनेंस को हम कंसीडर जब करेंगे तो कंपाउंड 1 में रेजोनेंस हो रहा है, तो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 दोनों इक्विवेलेंट तुल्यांकों, और कंपाउंड 3 में क्या है, मेटा पोजीशन है, तो रेजोनेंस ऑकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, रेजोनेंस ऑर्थो এবং पैरा पोजीशन है। अभी रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजीशन मतलब 1 वाला कंपाउंड, यहाँ पे पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड 2 यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में NO2 ग्रुप है, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, और कंपाउंड 3 NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन में, वहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस ऑकर एट मेटा पोजीशन। अभी दोनों को मिलाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट दोनों को भी मिलाएंगे। अभी दोनों को मिला के क्या होता है, देखो दोनों को मिला के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 को जोड़ लो, यहाँ पे 2 और 1 इक्विवेलेंट है और यहाँ पे 2 पहले है, दोनों को जोड़ लो तो 2 ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है ना, हो रहा है क्या नहीं, 2 का रेजोनेंस 1 का रेजोनेंस सेम है, 2 का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो 2 का तो एसिडिक सेंस सबसे ज्यादा होगा ना,
तो ऐसे ओवरऑल ऑर्डर, अभी ओवरऑल ऑर्डर स्वागता के ऊपर स्वागता जो ने ऑर्डर निकाला वो भी गलत है ना सर तो ठीक बोले कहाँ? हाँ हाँ हाँ, अभी ये वाला है। अभी टू में ये टू वाला में क्या ऑर्थो इफेक्ट है, टू में क्या है ऑर्थो इफेक्ट है, तो अभी लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या ऑर्थो, अभी यहाँ पे अभी लिखेंगे ऑर्थो वाला, अभी कंपाउंड टू को अलग से लेंगे, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट releasing tendency of H plus ion is lowered, so acidic strength decreases। তাহলে আমরা কি লিখবো, 2 নম্বর যৌগে অর্থ একক থাকার দরুন 2 নম্বর যৌগে অর্থ একক থাকার দরুন H প্লাস আয়ন নিঃসরণ করার প্রবণতা হ্রাস পায়। 2 নম্বর যৌগে অর্থ একক থাকার দরুন H প্লাস আয়ন নির্গমন করার প্রবণতা হ্রাস পায়, তাই আম্লিকতা হ্রাস পায়। तो ठीक है, तो पहले कौन सा वाला आएगा, 1 पहले आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे रेजोनेंस है। अभी रेजोनेंस बहुत स्ट्रॉन्गर है इंडक्टिव इफेक्ट से, आपने अभी ऑर्डर लिखा ना, रेजोनेंस इफेक्ट ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ग्रेटर देन ऑर्थो इफेक्ट ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर अभी लिखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम लोग खुद करना भी, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ओवरऑल ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। स्वागता ने बहुत अच्छा आंसर दिया बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, यही दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन मुझको चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देख लो, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम सभी लोग खुद का नजरिए से करेगा, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। नो रेजोनेंस ऑकर एट मेटा पोजीशन, এখানে লিখবো মেটা পজিশনে কোনো রেজোনেন্স হয় না, मेटा पोजीशन कोनो रेजोनेंस হয় না, पढ़ाई नहीं हो रहा है ना सायोनी अन्नेसा, क्या होगा, पढ़ाई छूट गया क्या, विंग्स जनरेट हुआ ना, चिकन विंग्स लाइक विंग्स जनरेट हो जाएगा तो गिर जाओगे ना मेगा, तो विंग्स ज्यादा जनरेट हो जाएगा तो गिर जाओगे। और इतना सोचना नहीं ब्योमकेश बख्शी की तरह जो दिन निकल जाए देवराज, इतना भी सोचना नहीं ब्योमकेश बख्शी की तरह जो दिन निकल जाए 2 दिन 3 दिन। अभी हमने केस डाला था ब्योमकेश बख्शी को 2 दिन में करना था, उन्होंने 7 दिन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई मिस्ट्री केस नहीं है ना, जल्दी करना पड़ेगा, एग्जाम है, दौड़ लगाओ दौड़। अभी वो कोई फिल्म नहीं देखो, 3 इडियट 2 इडियट या 1 इडियट, कोई भी फिल्म नहीं देखो, वो तो फिल्म है, तो फिल्म में बहुत कुछ होता है बट रियल लाइफ में अलग ही है। ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है, कंपाउंड 1 ये वाला कंपाउंड 2 हो गया, ये वाला OMe मतलब OCH3, Me मतलब मिथाइल, Me मतलब मिथाइल हो गया CH3, ठीक है। और चौथा वाला कंपाउंड ओनली फिनॉल है यहाँ पे, और पांचवा वाला जो कंपाउंड है ना वहाँ पे NO2 ग्रुप है। ये वाला चीज तुम लोग खुद ही करो और मेरे को बख्श दो, ये वाला प्रॉब्लम अभी खुद करो, खुद करके मुझको बोलो क्या हुआ। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को तुमको कैसे इंडिकेट करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ गिर रहा है,
डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्नक्रम में सजाओ। जो ज्यादा एसिड उसको पहले लिखो, दिस ग्रेटर देन साइन देके देखे खुद करो। मैं अभी से तुम लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर करो। अच्छा 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट। पहला वाला जो कंपाउंड है ना, उसमें जो फ्लोरीन है उसका माइनस आई इफेक्ट है। उसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा मतलब OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो H प्लस आयन रिलीज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये फ्लोरीन का अभी प्लासर इफेक्ट भी है। प्लासर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ये देगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तब मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब वो इसका बॉन्ड से अभी बढ़ जा रहा है। अभी तुमको ये चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज हर टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा। फॉर हैलोजन ओनली, फॉर हैलोजन, फॉर हैलोजेंस ये हर टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई, ये हैलोजन के लिए। हमने एक सीरीज बोला था ना, रेजोनेंस ग्रेटर देन, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। बट हैलोजन के लिए एक्सेप्शनल केस है जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा है। इसका मतलब क्या, ये जो विथड्रॉ करेगा इसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे CH3 ले लो। CH3 को हम कैसे अभी लिखेंगे, देखो CH3 का ऐसे लिखेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। देखो क्लीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये तीनों साइड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। यहाँ पे 3 माइनस आई, तो यहाँ पे 1 माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट। कहाँ पे OH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वीक है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 ले लो, यहाँ पे 1 ही माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है। तो कहाँ पे OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है? अन्वेषा बोलो, तुम बोलो, सायोनी, मेगा बोलो, कहाँ पे वीक होगा? बोलो 1 पे या 2 पे। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट 1 है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट 3 है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका गिरेगा, तो OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ गिरेगा। यहाँ पे तीनों माइनस आई इफेक्ट है, तो और ज्यादा विथड्रॉ हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी डिक्रीज कर जाएगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी डिक्रीज करेगा, इस पे और भी ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा। तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा मतलब इसका एसिडिक इससे ज्यादा है। तो प्रीलिमिनरी ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर देन 1, ये तो पहले हम लिख ही सकते हैं। ये तो प्रीलिमिनरी ना, स्टार्टिंग में तो ये लिख सकते हैं, पूरा वाला तो बाद में लिखेंगे, पहले तो ये वाला चीज हम लिख ही सकते हैं ना, 2 ग्रेटर देन 1। अभी देखो, अभी OMe यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे OMe का प्लस और इफेक्ट है। यहाँ पे प्लस और इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिंग में देगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा, तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड। প্লাস আর এফেক্ট OH বন্ধনের ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়, सो तो OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगा तो H प्लस आयन तो कम मिलेगा, सो लेस H प्लस आयन अवेलेबल, acidic strength decreases। এর তলায় আমি কি লিখবো, এই লিখবো তলায় কি লিখবো, প্লাস আর এফেক্টের জন্য OH বন্ধনের ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পায়, বৃদ্ধি পায়। প্লাস আর এফেক্টের জন্য OH বন্ধনের ইলেকট্রন ডেনসিটি বৃদ্ধি পায়, তাই কম H প্লাস আয়ন পাওয়া যায়, তাই ইহার আম্লিকতা কম। আমি আবার বলছি, প্লাস আর এফেক্টের জন্য OH বন্ধনের ইলেকট্রন ঘনত্ব বেড়ে যায়, তাই কম H प्लस आयन पावा जाए, ताई अम्लीकता ह्रास पाए। ताहले ये 2 और 1 जब कंपेयर करेंगे, 2 और 1 से 3 का एसिडिक स्ट्रेंथ के कम है, तो
यहाँ पे 4 ज्यादा कम या 5 ज्यादा कम नहीं, बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का तो एसिड 16 कम है। अभी यहाँ पे कोई प्लस है पे कोई माइनस है पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है। फेनॉल का तो नॉर्मल है। अभी देखो प्लस आई पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, माइनस आई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा या कम? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा कम? ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो इस पे कम H प्लस आयन मिलेगा। और यहाँ पे तो प्लस और माइनस आयन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो इजीली H प्लस आयन निकलेगा कंपेयर टू दिस। तो इसके तो हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस आई। माइनस आई पे क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस आई पे एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे पहले 4 आ जाए, उसके बाद 3। ठीक है। NO2 में क्या है, NO2 में माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है। अभी हेलोजन में भी माइनस आई इफेक्ट है, NO2 में भी माइनस आई इफेक्ट है। तो इसका मतलब NO2 का माइनस आई इफेक्ट हेलोजन से ज्यादा है या कम, ये हमको जानना पड़ेगा। हमने एक ऑर्डर लिखा था। अभी देखो यहाँ पे NO2 मेटा पोजीशन में है, तो हम लिखेंगे कि नो रेजोनेंस, क्योंकि ये मेटा पोजीशन में, नो रेजोनेंस एज NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। তাহলে এখানে তলায় কি লিখবো, মাইনাস আই এফেক্ট আছে। और यहाँ पे NO2 গ্রুপ মেটা পজিশনে থাকার দরুন, NO2 গ্রুপ মেটা পজিশনে থাকার দরুন रेजोनेंस হয় না। ठीक है। अभी अभी यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। इससे थोड़ा सा नीचे, एकदम नीचे नहीं है, थोड़ा सा गैप देके नीचे लिखेंगे। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है फ्लोरीन से। NO2 का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे NO2 क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले यहाँ पे देख लो फिर सोचना। NO2 का माइनस आई इफेक्ट हैलोजन से बहुत ज्यादा है, तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू हैलोजन। अभी फ्लोरीन तो यहाँ पे पैरा पोजीशन में है और NO2 यहाँ पे मेटा पोजीशन में, तो ये ज्यादा क्लोज है। प्लस NO2 का माइनस आई इफेक्ट हैलोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो, इसमें OH का बॉन्ड सबसे कम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा देके लिखेंगे वीकेस्ट OH बॉन्ड। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर। तो ये हो जाएगा पहला वाला। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो जाएगा क्या, फिफ्थ वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा वाला कंपाउंड, ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर हो गया। नो रेजोनेंस एज NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ठीक है। কমা দেখে এখানে লিখবো কি OH বন্ধনের শক্তি ন্যূনতম, কারণ OH বন্ধনের শক্তি ন্যূনতম কারণ weakest OH, so acidic strength is more। ন্যূনতম OH বন্ধন শক্তি কারণ NO2 গ্রুপ মেটা পজিশনে আছে, তাই আম্লিকতা সর্বাধিক। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर हो गया।